नमस्कार। खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। खास कार्यक्रम में आज हमारा मुद्दा है दिल्ली एनसीआर में जानलेवा प्रदूषण के लिए आखिर जिम्मेदार कौन। देखिए, सर्दी अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई और दिल्ली अभी से ही गैस चैम्बर बन गई है। जहरीली हवा दिल्ली का दम घोट रही है। दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आज 1 नवंबर की सुबह दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 336 दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली के आनंद विहार सहित कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। 3 साल बाद दिल्ली की हवा सबसे खराब दर्ज की गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल अक्टूबर में दिल्ली का AQI 2020 के बाद सबसे खराब दर्ज हुआ है। अक्टूबर 2021 में AQI 173 था और अक्टूबर 2022 में दिल्ली का AQI 210 दर्ज किया गया था। लेकिन अब अक्टूबर 2023 में दिल्ली का AQI 341 दर्ज किया जा चुका है। वैज्ञानिक बढ़ते प्रदूषण के लिए कम बारिश को बड़ी वजह बता रहे हैं। इस साल अक्टूबर में सिर्फ एक दिन 5.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि अक्टूबर 2022 में 6 दिन 129 मिलीमीटर और अक्टूबर 2021 में 7 दिन 123 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इसका सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है। प्रदूषण का सबसे घातक स्तर सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक रहता है। इसी दौरान बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं, जिसका असर बच्चों के स्वास्थ्य पर दिखने भी लगा है। बता दें कि स्कूल के अधिकारियों का कहना है कि पिछले 1 सप्ताह से क्लास में बच्चों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। प्रदूषण के चलते बच्चों में सर्दी, जुकाम, थकावट, चिड़चिड़ापन, अनिद्रता और सांस लेने में परेशानी, आंखों में लाली, आंखों और चेहरे पर सूजन जैसी शिकायतें काफी बढ़ गई हैं। हर साल इसी तरह सर्दी शुरू होते ही प्रदूषण का कहर शुरू हो जाता है। प्रदूषण को लेकर खूब हंगामा होता है। सरकारें भी जनता को दिखाने के लिए कुछ तत्कालिक कदम उठा लेती हैं, लेकिन प्रदूषण के स्थायी समाधान पर कोई भी गंभीर नहीं है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि प्रदूषण का जिम्मेदार कौन है। देखिए, अगर प्रदूषण की बात करें तो हर साल दिल्ली दिवाली से ठीक पहले गैस चैम्बर में बदल जाती है, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो दशहरे से पहले ही दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई। दिल्ली का AQI इंडेक्स बेहद खराब है और सबसे ज्यादा खराब AQI इंडेक्स ग्रेटर नोएडा का पिछले दिनों में दर्ज किया गया था। ऐसे में काफी सारे सवाल सरकार के लिए भी उठते हैं कि सरकार को आखिर दिवाली से पहले ही क्यों प्रदूषण के मुद्दे पर बात करनी होती है, और आखिर इस प्रदूषण के मुद्दे से दिल्ली वासियों को और NCR वासियों को कब निजात मिलेगी। आखिर कब खुली सांस में दिल्ली वासी सांस ले सकेंगे। देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली की हवा आए दिन जहरीली होती जा रही है और हर साल दिल्ली का यही हाल देखने को मिलता है। ऐसे में काफी सारे सवाल उठते हैं। बता दें कि एक बार फिर दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है और सबसे ज्यादा जो प्रदूषण का प्रभाव है वो सुबह 8 बजे से सुबह 11 बजे तक देखने को मिलता है। तो इस जानलेवा प्रदूषण के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता RK मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आम आदमी पार्टी संजीव निगम जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ उपासना सिंह एनवायरमेंटलिस्ट मौजूद हैं। सर, मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आप ही से सवाल पूछना चाहूंगी। संजीव जी, एक बार फिर से दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है और सरकार हमेशा इस प्रदूषण के मुद्दे पर ठीक दिवाली से पहले ही बात करती है, साल भर बात नहीं करती। सर नहीं, आपको मेरी आवाज आ रही है मैडम? जी 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 सर, आ रही है। देखिए, ऐसा है, ये जो आप कह रही हैं जी। ये इसमें अगर मैं बात करूंगा तो आप फिर कहेंगे ये एक्चुअली सिर्फ किसी एक सरकार की, दिल्ली एक ऐसा जगह है, राज्य है या राजधानी है आपको, तो उसमें कई जुड़े हुए आसपास के जो राज्य है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान भी है। तो ये एक मिली जुली एक है, सबको एक बराबर से प्रयत्न करने पड़ेंगे। हालांकि दिल्ली सरकार का ज्यादा है इसमें, ऐसा नहीं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ उस चीज से। दिल्ली सरकार का जो है ज्यादा जो है इसमें रोल है। और इसमें दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय जी, वो निरंतर पिछले दिनों से प्रयासरत ही हैं। जो भी हर संभव कदम उठाए जाने चाहिए सरकार की तरफ से वो उठा भी रहे हैं। मतलब उदाहरण के तौर पर जैसे कि पड़ोसी राज्यों से जो बसें हैं या जो भी ट्रक है, इस तरीके की चीजें जो मानक है, उस मानक को जो फॉलो नहीं करती है उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो हर संभव कदम उठा रही है सरकार और मैं समझता हूँ कि इसमें आगे आने वाले दिनों में राहत तो मिलेगी ही। अब वो कितनी राहत मिलती है, कितना दूसरे राज्यों से सहयोग मिलता है, ये तमाम बातों पर सब निर्भर करेगा।
और हम प्रयासरत है, प्रयत्नशील है बराबर, उसमें हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है जी और हम कभी छोड़ेंगे भी नहीं। जी गोपाल राय जी बराबर प्रयास है। जी। आर.के. मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर देखिए, संजीव जी ने कह दिया कि बाकी सरकारें भी तो जवाब दें, क्योंकि दिल्ली के आसपास के इलाकों में बाकी दूसरी सरकारें, हरियाणा में बात करें तो आपकी सरकार है और केंद्र में भी सर आपकी ही सरकार है। तो ऐसे में आप लोग क्या कुछ कदम उठा रहे हैं इस प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए लोगों को? नलिनी जी, मेरा सीधा प्रश्न मात्र संजीव जी से है जी। जो कनॉट प्लेस में जो स्मोक टावर लगा हुआ था उसकी क्या स्थिति है, ये मैं आपके पास बिल्कुल ये प्रश्न रख रहा हूं और संजीव जी को मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा जो उस टावर की स्थिति क्या है वो जरा हमें जरूर वर्तमान स्थिति बताए। अब देखिए, जब भी हम डिबेट पर बैठते हैं तो निश्चित तौर पर हम देखते हैं जो कि दिल्ली के विषय के ऊपर में जब हम लोग प्रदूषण की बात करते हैं तो हम लोग हर विषय में ये इनको जोड़ते हैं, जो कि जब भी आम आदमी के प्रवक्ता या नेता बैठते हैं यहाँ पर तो हम उनसे बिल्कुल ये करते हैं जो उसके ऊपर में क्या स्थिति है, उसके ऊपर में वर्तमान स्थिति क्या है, क्या दिल्ली वाले को इस बार प्रदूषण से निजात मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन इनके प्रवक्ता उस समय में टाल जाते हैं, लेकिन जब दीपावली का समय आता है या दशहरे का समय आता है उस समय में ये संजीदा दिखाई देते हैं। देखिए, संजीव निगम जी पता नहीं क्या कह पाएंगे नहीं कह पाएंगे, मैं ये नहीं समझता, लेकिन जो कनॉट प्लेस के स्मोक टावर की जो स्थिति है नलिनी जी, मैं आपको स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जो इसमें यहाँ पर स्मोक टावर के लिए 14 ऐसे कर्मचारी थे, जिसमें इंजीनियर भी था, ऑपरेटर भी था, हेल्पर भी था। 14 कर्मचारियों को 7 महीने पहले इन लोगों ने हटा दिया। अब जो स्मोक टावर की स्थिति है ना, उसमें 40 पंखे लगे हुए हैं और 40 पंखे में एक भी पंखे ना काम कर रहे हैं ना स्मोक टावर काम कर रहा है। 22 करोड़ की लागत से बना हुआ यह स्मोक टावर जब कनॉट प्लेस में जब लगा हुआ था तो ये बिल्कुल बढ़ चढ़ करके बोल रहे थे जो कि अब दिल्ली वाले को निजात मिल जाएगा। लेकिन इनके ही डिपार्टमेंट डीपीसीसी का रिपोर्ट आया है, जिन्होंने इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को इन्होंने रिपोर्ट भेजा है, उसमें कहा गया है जो कि ये 10 मीटर के दायरे को भी ये प्यूरिफाई नहीं करता था, ये पहले से भी। अब तो चलिए स्मोक टावर बंद ही हो चुका है, तो ये क्या दिल्ली वाले इनसे प्रश्न न करें जो ये 22 करोड़ की लागत से जो आपने स्मोक टावर बनाया था उसकी स्थिति क्या है? क्या दिल्ली वाले को यही आप दिल्ली से केवल टैक्स के पैसे खाली वसूलेंगे और आपके ऊपर में कोई जिम्मेदारी नहीं है? आप जब भी बात करते हैं तो कहते हैं जो कि नहीं, ये तो हरियाणा की भी जिम्मेदारी है, ये यूपी की भी जिम्मेदारी है, ये पंजाब की भी जिम्मेदारी है। अरे जिम्मेदारी तो आप समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी तो समझिए। अपनी जिम्मेदारी समझने के समय में इनको यही नहीं पता जो स्मोक टावर की स्थिति क्या है और वो बंद पड़ी हुई है। आज मैं इनसे प्रश्न करना चाहता हूँ नलिनी जी, और आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से भी। जी संजीव जी, देखिए सीधा सीधा आर.के. जी ने सवाल कर दिया है आपसे, कहा है कि जो स्मोक टावर का बहुत बढ़ चढ़ के आप लोगों ने प्रचार प्रसार किया था वो स्मोक टावर बंद पड़ा हुआ है और इतनी लागत से बनाया गया था। मैंने ध्यान से सुना आपके साथ और मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है जो उन्होंने प्रश्न किए हैं, लेकिन इनके आप भी उनके कर्मचारियों को हटा देते हैं उनको। अब देखिए, हटने हटाने वाली बात अगर कर दिया है तो पिछले काफी समय से रिकॉर्ड है कि जो दिल्ली में एलजी महोदय है, सक्सेना साहब है, वो कभी इनको हटा रहे हैं तो कभी उनको हटा रहे हैं। सारा हमारा सिविल डिफेंस की एक अच्छी खासी यूनिट थी, आपने उनको हटा दिया। आपने इससे पहले दूसरे तो अपने हटाने का काम देखिए आप लोगों का है, आप निरंतर हटा रहे हैं एलजी साहब के माध्यम से। अब आते हैं सीधे सीधे इसके ये इसमें AQI का लेवल बढ़ता जा रहा है, हम इससे कैसे निजात पाए, इसको कैसे ये समस्या से, तो निश्चित रूप से दिल्ली सरकार का, जिससे हम केंद्र में बैठे हैं, दिल्ली में हम सरकार चला रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। लेकिन चूंकि ये हवा और पानी, जैसे पानी की बात भी पीछे आपको याद हो रहा था, पानी वहां से हरियाणा से बहुत सा पानी आया, पानीपुर से आया, यहाँ से आया, तो पानी और हवा तो ऐसी चीज है कि इनको आप किसी एक क्षेत्र में आप रोक नहीं सकते, आप इनको पाट नहीं सकते। ये चीजें बह के पानी उधर से इधर आता है, हवा जाती है इधर से उधर। तो इन समस्याओं पर इसका जो है जो एब्सोल्यूट सॉल्यूशन है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, ये वही है जो हम मिल बैठ करके बैठेंगे, चारों पांचों राज्य जो लोग हैं, तो इसका हम एक कंप्लीट, लेकिन हम अपने स्तर पर कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। आपके सामने आपको बता दूं, गोपाल राय जो पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, वो बराबर जैसे लाल बत्ती चौराहे पर होती है तो वहां पर वो गाड़ी जो है ऑफ करवा रहे हैं। दूसरे पड़ोसी राज्यों से जो है ऐसे जो है कोई आवागमन ना हो, जो मानक को फॉलो नहीं करते हैं, हमारे जो बसेस है या दूसरे वाहन है, इस तरीके के, तो हम अपने स्तर पर कमी प्रयास कर रहे हैं, हम और करते रहेंगे, हम उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमको लोगों ने चुना है, तो हम
जानबूझ करके आप कहिए तो कोई लापरवाही नहीं हो रही है। हाँ, अब वो अलग बात है कि आप हमें एक तरफ से तो परेशान भी कर रहे हो, आप हमें सही 100% हमारी जो एफिशिएंसी लगनी चाहिए सरकार चलाने में, आप वो लग भी नहीं देने पा रहे हो। आप हमारे कभी इस मंत्री को जेल भिजवा रहे हो, आप तो अभी तो कल मुख्यमंत्री महोदय चलिए संजीव जी इस सवाल पर भी आएंगे, लेकिन अभी बात हवा की हो रही है। हमारे साथ उपासना सिंह जी भी मौजूद हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। मैम, जिस प्रकार से लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इस समस्या से निजात आखिर किस प्रकार से पाया जा सकता है? ये देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिवाली के मौसम में प्रदूषण अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचा हुआ है जी। और हम सब परिचर्चा करते हैं और एक दूसरे पर दोषारोपण हमेशा की तरह कर रहे हैं यहाँ बैठ के, लेकिन असलियत ये है कि ये इतनी गंभीर समस्या हो गई है कि लोगों को इतनी बीमारियां इस वक्त हो रही हैं। आपने अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा हो तो फेफड़ों की बीमारियां हो रही हैं, कैंसर की बात हो रही है, दमघोटू जो हवा है वो इतनी जहरीली हो गई है कि हर तरीके की बीमारियां आजकल फैल रही हैं। और इसका जो वजह है वो यही है कि हम लोग जो है इस चीज को सीरियसली ले नहीं रहे। इस वक्त जो माहौल है हमारे यहाँ का, इतने सारे ट्रैफिक के जो गाड़ियों का जो एमिशन जो भी निकलता है वो, और जो हमारे यहाँ बिल्डिंग्स बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, वो मुख्य तौर पे इसकी वजह है। आप देखिए कि जितना ज्यादा धुआं, पॉल्यूशन इस समय हवा में है गाड़ियों की वजह से, जो सड़कों पे यातायात है इतना ज्यादा, उसकी वजह से, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है जी, जो बिल्डर्स इस समय इसमें, आप ये देखिए, आपने अभी बोला कि ग्रेटर नोएडा में सबसे ज्यादा प्रदूषण है इस समय जी, तो ग्रेटर नोएडा में सबसे ज्यादा इस वक्त बिल्डिंगें बन रही हैं, विकास कार्य सबसे ज्यादा हो रहा है। और हमारा ये एक बहुत पुराना अंतर्द्वंद चलता है पर्यावरण और विकास के बीच में। इसके बीच में हम कैसे एक संतुलन बनाएं, ये सबसे बड़ी समस्या आती है। जब आप जंगल काटते हैं, जब आप पेड़ काटते हैं, आप बिल्डिंगें बनाते हैं, आप नई गाड़ियां लाते हैं, लोगों को यातायात में सुविधा पहुंचाने के लिए नई गाड़ियां सड़कों पर उतारी जाती हैं, तो उससे कहीं ना कहीं प्रकृति जो है हमारी, उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो वही हम लोग भी अभी इस समय देख रहे हैं कि कहीं हम संतुलन नहीं बना पा रहे जी, प्रकृति और विकास के बीच में हमारा संतुलन कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है जी। और ये प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। हम लोग सब जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। हम प्रकृति को कई बार इसका उलाहना देते हैं कि बारिश नहीं हुई है, ये हो गया, लेकिन असल में ये मैनमेड आपदा है। ये हम लोगों ने खुद ही खड़ी करी हुई, हमारे द्वारा खड़ी हुई एक प्रॉब्लम है और इसमें पॉलिटिक्स आ जाती है जी। मतलब आपने साफ तौर पे कह दिया कि मैनमेड है, और इस पर खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, मेरा सवाल संजीव जी से। संजीव जी, जिस प्रकार से लगातार आरोप प्रत्यारोप आप लोग लगाते रहे शुरुआत से एक दूसरे पे, लेकिन कभी भी किसी ने नहीं बोला कि आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, तो आप ही लोग कहते थे कि पंजाब में पराली जलाई जाती है इसलिए दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है। अब पंजाब में तो आपकी सरकार है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया जी। अभी मैं सुन रहा था, उपासना सिंह जी जो बात कह रही थी, बहुत ही तर्कपूर्वक तर्कसंगत बात कर रही थी, और मैं उनकी बातों से 100% सहमत हूँ। उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि ग्रेटर नोएडा का साफ बढ़ रहा है। तो अगर ग्रेटर नोएडा में कोई समस्या है तो उसका जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी साहब ही देंगे, और उसका समाधान के लिए भी कदम उठाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये चीजें हैं। आगे सिंह साहब थोड़ा सा ध्यान रखिए, आगे सिंह साहब अभी 2 मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। तो ये समस्या मैंने पहले भी कहा है कि ये समस्या हवा और पानी, ये 2 चीजें ऐसी है कि ये चीजें किसी को आप दायरे में, किसी उसमें आप बांध सकते नहीं रख सकते। संजीव जी, दायरे में नहीं रख सकते, लेकिन इस पे निजात कैसे मिलेगी दिल्ली वासियों को? सरकार वादा तो करती है ना हर बार जी। मैंने पहले भी आपको बताया, जहाँ तक दिल्ली सरकार की बात है, दिल्ली सरकार के अथक प्रयास से, अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ रखी है जी। हमने पहले भी किया है और अब अभी भी हम कर रहे हैं, निरंतर हम उसमें करते रहेंगे। देखिए, जो एक होता है तत्कालिक,
मतलब एक्शन लेना, जो तुरंत आप, एक होता है कुछ थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में, तो हमने जो तात्कालिक है वो तो निर्णय ले लिए। गोपाल राय साहब को जो बताया कि वो हर चौराहे पे प्रयास करते हैं जो कार और रेड लाइट पर वो ऑफ हो जाए, पड़ोसी राज्यों से ऐसी बसें जो वाहन जो है ना प्रवेश करें दिल्ली में। तो ये रही बात दिल्ली की। अब जो ग्रेटर नोएडा में जो समस्या पैदा हो रही है, जो कि ऐसा उपासना सिंह जी ने कहा, तो उसको तो नहीं दिल्ली सरकार रोक पाएगी। सर, ग्रेटर नोएडा में समस्या है, लेकिन दिल्ली में भी तो है ना, दोनों ही जगह है ना। चलिए, आपकी बात का जवाब आर.के. मिश्रा जी से ले लेते हैं, आपकी ही बात का जवाब ले लेते हैं जी। आप देखिए नलिनी जी एक मिनट संजीव जी धैर्य रखिए, आर.के. मिश्रा जी से आप ही की बात का जवाब ले रही हूँ मैं, ग्रेटर नोएडा पे बोले वो जी। आपने ग्रेटर नोएडा का जिक्र किया जी। आपका बजट कितना है? 69,000 करोड़ रुपया जी। आपने बजट के ऊपर में कितना पॉल्यूशन के ऊपर में खर्च किया आपने? पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा जो कर्मचारी को एलजी हटा देते हैं। अरे महानुभाव, आपको पता नहीं है क्या स्मॉग टावर के लिए जो ऑपरेटर, इंजीनियर और हेल्पर रखे हुए थे, क्या एलजी साहब के फाइल से आप हटाएंगे क्या? ये आपको पता नहीं है कि इनमें एलजी का कोई काम ही नहीं है? ये तो दिल्ली सरकार के अधीन की बात है, और उसमें आपने सारे ऑपरेटर को हटा दिया। अरे 22 करोड़ की लागत से जब आप स्मॉग टावर लगाए हुए थे तो अपनी पीठ तो थपथपा रहे थे। आपने कहा जो कि दिल्ली वालों को पोल्यूशन से निजात हो जाएगी। अभी भी आप पुराने ढर्रे पर जा रहे हैं, जो गाड़ी को रेड लाइट के ऊपर में जाकर के बंद कर देनी चाहिए। नलिनी जी, मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी मैं जब सुबह में निकलता हूँ तो इनके जो एमसीडी के कर्मचारी हैं, जब सड़क पर झाड़ू लगाते हैं तो वहां पर जो धूल होता है उससे आप आगे का, मुझे लग रहा है जो कि 5 मीटर का विजिबिलिटी भी नहीं रह जाता है, इतना धूल उड़ता है। इन्होंने कहा था जो पानी का छिड़काव करेंगे, पानी का छिड़काव नहीं कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर में इन्होंने कहा था जो उस पर रोक लगाएंगे। अरे आप 4 महीने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर रोक लगाइए, अगर नहीं भी होता है उसके बाद वहां पर जाकर के पानी का छिड़काव करिए। आप एमसीडी कर्मचारी को समझाइए, भाई पहले पानी छींटो उसके बाद झाड़ू लगाओ। ये भी आप नहीं कर रहे। तो ये अगर आर.के. मिश्रा जी, आप लोग जब भी डिबेट पर बैठते हैं, आप लोग आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देते हैं, दोनों ही तरफ की मैं ये बात कर रही हूँ, लेकिन केंद्र सरकार ऐसे में क्या कदम उठा रही है? सर, दिल्ली में केंद्र में तो आपकी सरकार है ना जी। जी, मैं बिल्कुल सही कहा आपने, जो कि केंद्र सरकार क्या कदम उठा रही है। लेकिन आप एक चीज बताइए, जो कि हम निजात दिलाने के लिए केंद्र ने जो कदम उठाए, क्या इन्होंने कदम ताल से उन्होंने काम किया है क्या? राज्य सरकार कभी भी केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलना चाहती है क्या? चलिए संजीव जी, इसी बात का जवाब दे दीजिए आप कि कह रहे हैं कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से कदम मिलाकर काम नहीं करना चाहती। जितना प्रोटोकॉल है, जितनी गाइडलाइन है, क्या ये केंद्र सरकार को फॉलो कर रहे हैं ये? जी आर.के. मिश्रा जी, मैंने आपको समय दिया है, उनको जवाब तो देने दीजिए ना। आर.के. मिश्रा जी, 2 बातें मैं बोलूंगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हरदीप पुरी साहब है या वो क्या कहते हैं नितिन गडकरी साहब है, भूतपूर्व परिवहन मंत्री, आगे बढ़कर के आ गए, और आपकी तो डबल इंजन की सरकार है साहब, हरियाणा में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, तो वहां पर तो तालमेल कम से कम बैठना चाहिए ना। दिल्ली से तो आपको शिकायत नहीं चाहिए, दिल्ली में तालमेल नहीं बिठाया, हरियाणा से तालमेल बैठना चाहिए, आपको उत्तर प्रदेश से बैठना चाहिए। अरे हम कहाँ जा रहे हैं? संजीव जी, तालमेल की बात तो बाद में करिएगा, लेकिन सरकार आपकी है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है ना। आपकी सरकार ने दावा किया था स्मॉग टावर आपकी सरकार ने ही लगाया था, और ये भी कहा था कि ऐसे और स्मॉग टावर लगाए जाएंगे। मैं इस बात से जरा भी इंकार नहीं कर रहा हूँ, आपकी सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा भी रही है। लेकिन तो यहाँ ये होता है जब आप कहते हो साहब आपकी तो मतलब आपने हमें कोई भी कदम किसी ऊपर उठाते हैं तो आप साहब हमारे मंत्रियों को और हमारे मुख्यमंत्री को आप जो है एक उसे काम नहीं करेंगे। संजीव जी, उस चीज पे नहीं जाएंगे, बात प्रदूषण की हो रही है, आप मुख्यमंत्री पर और बाकी नेताओं की बात मत करिए, ईडी सीबीआई की बात आप यहाँ मत करिए, प्रदूषण की बात करिए जी। दिल्ली सरकार अपने विवेक से, अपने अनुभव से इसके साथ सरकार चला रही है दिल्ली में भी। 10 साल वो हो रहे हैं हम जो सरकार चलाते हैं दिल्ली में। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप अभी भी, अरे आप एक काम तो करने दो सरकार को, अपने दिमाग से, अपने उससे अनुभव से काम करने दो। अब हर जगह हर उसमें आप विधान उत्पन्न करते हैं। चलिए सर, हमारे साथ उपासना जी भी मौजूद है, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। उपासना जी, जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है और अगर पक्ष विपक्ष दोनों की बात करें, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चलते हैं इन लोगों के, ऐसे में निजात किस तरह से पाई जाए, इस पर कोई जवाब देने को राजी नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं जी। और ये की तरह यही सब चलता रहता है, और ये लोग ये भूल जाते हैं कि जो प्रदूषण है किसी एक खास पार्टी के लोगों पर भी असर नहीं करेगा जी।
जब आग लगेगी तो धुआं हर एक पे आएगा। तो ये एक ऐसी समस्या है कि जिसका ना तो आप एयर प्यूरिफायर से कोई हल ढूंढ सकते हैं, ना ही आरोप प्रत्यारोप से ढूंढ सकते हैं। चाहे आप मतलब वो टॉवर की बात करें या आप आर्टिफिशियल बारिश की बात करें, ये सब इसका हल नहीं है। इसका हल सिर्फ यही है कि जो सरकार की नीतियां हैं कंस्ट्रक्शन को लेके, यातायात को लेके और जो हमारा बाकी ग्रीन गैसेज का जो सोल्यूशन है उसको लेके, उसको हमें सख्ती से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो समस्या है ये हमारे देश को लोगों से ग्रसित कर रही है और इसका हमें बहुत जल्दी से जल्दी इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा और एक मुहिम चलानी पड़ेगी। अब एक चीज हमें जनता के बीच में लाके जो हमारी मैम वक्त का अभाव है, कम शब्दों में जल्दी से जी उनको लानी पड़ेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अहम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।